हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लास में। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th की साइंस की, जिसमें हमारा चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ये आपकी साइंस का 4th चैप्टर है, यानी कि परमाणु की संरचना की बात हम करेंगे इसमें। ठीक है, तो परमाणु के बारे में आपने बहुत से मॉडल पढ़ लिए थे। जहां पर आपने पहले परमाणु का मॉडल पढ़ा, फिर आपने क्या कहा, ये मॉडल तो इसमें कुछ कमी आ गई है, तो अब इसके बाद दूसरा कोई साइंटिस्ट आता है, केमिस्ट आता है, वो क्या करता है, फिर से दोबारा एक एक्सपेरिमेंट करता है, फिर वो उसमें कोई और चीज ढूंढता है, फिर वो अपना मॉडल तैयार करता है, फिर वो सबके सामने रखता है जिसे आप पढ़ रहे हो। फिर अगेन कोई और साइंटिस्ट आता है या केमिस्ट आता है, फिर वो नया मॉडल आता है। इस तरीके से आपने अलग अलग परमाणु के मॉडल पढ़े। ठीक है, तो ये परमाणु जो एक अवधारणा थी, फिलोसॉफिकल या दार्शनिक अवधारणा थी, उसको जब किसने कहा था, महर्षि कणाद ने परमाणु नाम दिया था। वहां से फिर आप जब ग्रीक्स आए, उन्होंने अपनी अवधारणा रखी, उन्होंने भी एटम को इंडिविजिबल बोला, स्मॉलेस्ट पार्टिकल बोला। देन फर्स्ट मॉडल जब आपका आया, पहली थ्योरी जब आई मॉडल की एटम के लिए, वो किसकी थी, डाल्टन की थी। उसको पढ़ने के बाद आपका पहला जो पूरा अच्छे से जिसको कि बताया गया कि हाँ ये मॉडल अब बताया जा सकता है सभी को, और ये ऐसा एटम हो सकता है, वो किसका था, वो थॉमसन का, जे थॉमसन या टॉमसन का परमाणु मॉडल जिसे आप कहते हैं, वो था। जहां पर उन्होंने एक तरबूज लिया और उन्होंने क्या कहा कि जैसा ये तरबूज है उसी के समान आपका क्या होता है, परमाणु यानी कि एटम होता है। जिस प्रकार इस तरबूज में लाल खाने वाला भाग होता है, उसी प्रकार आपके परमाणु में धनावेश यानी कि प्रोटॉन होते हैं। ओके, और उस लाल खाने वाले भाग में क्या होते हैं, काले बीज बिखरे हुए रहते थे। तो उसी प्रकार आपके परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन यानी कि निगेटिव पार्टिकल्स बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, और इस धनावेश और इस ऋणावेश की मात्रा बराबर होती है, इसलिए क्योंकि ऋणावेश और धनावेश बराबर हो गया, इसलिए जो आपका ओवरऑल एटम है उस पर किसी भी प्रकार का आवेश या चार्ज नहीं आता है, इसलिए वो कैसा होता है, उदासीन होता है। लेकिन थॉमसन एग्जैक्ट लोकेशन या एग्जैक्ट स्थिति नहीं बता पाए थे, किसके, उस धनावेश और ऋणावेश की। ओके, तो फिर उनका ये मॉडल यहाँ पर क्या हो जाता है, फेल हो जाता है, या हम क्या कहेंगे, उसकी सीमा आ जाती है। ओके, उसके बाद रदरफोर्ड ने कहा कि तरबूज को छोड़ो, मैं सोने की पन्नी लेके आता हूं, उस पर अल्फा पार्टिकल डालेंगे जो कि पॉजिटिवली चार्ज होंगे, देन हम देखते हैं कि क्या होता है। उन्होंने अल्फा कणों का प्रकीर्णन किया सोने की पन्नी पर यानी कि गोल्ड फॉइल पर, और उस पर अलग अलग ऑब्जर्वेशन यानी कि प्रेक्षण देखे, जिससे उन्होंने क्या निकाला मॉडल में कि आपका जो पूरा एटम है उसको ज्यादातर पार्ट यानी कि स्थान क्या है, खाली है। उस खाली स्थान के बीच में कहीं पर पूरे परमाणु की तुलना में बहुत कम आयतन में, बहुत कम जगह पर धनावेश स्थित है, जिसको कि उन्होंने क्या कहा, परमाणु का केंद्र कहा। ठीक है, और उस केंद्र में यानी धनावेश है, धनावेश का मतलब प्रोटॉन। ओके, तो वहां पर प्रोटॉन स्थित, और जो आपके इलेक्ट्रॉन थे वो उस नाभिक के, उस सेंटर पॉइंट के चारों ओर घूमे। ओके, इस प्रकार से उन्होंने कहा एक कक्षा है, एक स्थान है वहां पर जहां पर इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की संभावना है, और इसको ऑर्बिट नाम दिया। फिर जब आपका कोई चार्ज पार्टिकल घूम रहा है यानी एक्सीलरेशन में जा रहा है, त्वरण में जा रहा है, तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और एक समय ऐसा आएगा कि उसका जो सर्पिलाकार पथ था उसके कारण वो नाभिक में गिर जाएगा। जिससे क्या लगता है, जिससे ये समझ में आता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल घूमते घूमते नाभिक में गिर गया तो यानी एटम अपने आप में नहीं बन पाएगा। जब वो छोटा एटम नहीं बन पाएगा, जिसको हमने क्या कहा था, जिस प्रकार एक दीवार है, दीवार ईंटों से बनी हुई है, उसी प्रकार एक पूरा आपका मैटर है, पदार्थ है जो कि एटम से मिलकर के बना हुआ है। तो एटम हो गई ईंट, जब ईंट नहीं बन पाएगी तो दीवार भी नहीं बन पाएगी। उसी प्रकार जब एटम नहीं बन पाएगा आपका, तो आपका पूरा मैटर नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इस चीज की व्याख्या रदरफोर्ड नहीं कर पाए थे।
और इसके अलावा जब फर्दर स्टडीज हुई तो उसमें क्या देखा गया कि पॉजिटिव और नेगेटिव पार्टिकल यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के अलावा भी परमाणु में अलग अलग कण थे, और उनमें एक मुख्य कण था जो कि बहुत भारी था, और वो कण क्या था? न्यूट्रॉन। और वो कैसा था? उदासीन था। इसीलिए जब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ तो वो वहां पर भी छुप करके बैठा हुआ था, वहां पर भी वो एक्सपेरिमेंट में निकल के नहीं आया। जब एनोड रे एक्सपेरिमेंट हुआ, पॉजिटिव पार्ट के लिए हुआ, तो तब भी वो निकल करके बाहर नहीं आया, क्योंकि उस पर किसी भी प्रकार का आवेश नहीं था। लेकिन जब परमाणु द्रव्यमान कैलकुलेट किया गया तो उसमें समझ में आया, क्योंकि रदरफोर्ड ने कहा था कि पूरे परमाणु का द्रव्यमान उसके केंद्र में निहित है, और केंद्र में सिर्फ पॉजिटिव है, जो कि क्या है? प्रोटॉन। ओके, जब हमने परमाणु द्रव्यमान की और प्रोटॉनों की संख्या की तुलना की तो हमने देखा परमाणु द्रव्यमान तो ज्यादा आ रहा है। दैट मीन्स प्रोटॉनों के साथ साथ वहां पर कोई और भारी कण भी स्थित है। तो वही कण क्या था? वो न्यूट्रॉन था। तो ये भी रदरफोर्ड की क्या हो जाती है? सीमा हो जाती है। इसके बाद हमने नील्स बोहर का आपका एटॉमिक मॉडल पढ़ा। उसको पढ़ने से पहले हमने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में देखा था कि किस प्रकार का चार्जेस है उन पर, ठीक है, और किस तरह का उनका मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वहां पर, और साथ ही सिंबल्स हमने देखे, और लोकेशन यानी कि स्थिति देखी कि कहां पर आपका इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, न्यूट्रॉन स्थित होते हैं। ठीक है, तो पूरे मॉडल से क्या समझ में आया था हमें? जब बोहर ने अपना मॉडल दिया कि आपका न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, क्या कहा मैंने? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन कहाँ होते हैं? नाभिक में स्थित होते हैं। नाभिक क्या हो गया? आपका सेंटर पॉइंट हो गया। ये सपोज आपका एटम है, जो हम क्या बोलते हैं? एक स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल यानी गोले की भांति, जैसे आपकी एक बॉल होती है, ठीक है, उसकी भांति होता है। उसका सेंटर पॉइंट यानी केंद्र का मध्य बिंदु ये नाभिक हो गया। यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है। P-N लिख रही हूं मैं, उसका मतलब क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। बाहर, इसके बाहर क्या होते हैं? एनर्जी लेवल होते हैं, यानी ऊर्जा के अलग अलग स्तर होते हैं, और अपनी ऊर्जाओं के अनुसार उनमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ओके, तो यहाँ ऊर्जा स्तरों में क्या पाए जाएंगे? इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ओके, इन्हीं ऊर्जा स्तर को क्या नाम दिया गया? ऑर्बिट्स नाम दिया गया, कक्षक या कोश नाम दिया गया, या शेल इन्हें कहा जा सकता है, या आप क्या कहेंगे इन्हें? कोश। क्लियर है? इतना हमने पढ़ लिया था ये। ओके, तो ये क्या हो गया? ये आपका पॉजिटिव चार्ज यानी कि आपका न्यूक्लियर नाभिक कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। क्यों? क्योंकि वहां पर चार्ज पार्टिकल के रूप में सिर्फ प्रोटॉन है, उसके साथ साथ न्यूट्रॉन भी है, लेकिन न्यूट्रॉन कोई चार्ज पार्टिकल नहीं, उस पर तो आवेश ही नहीं है। वो कैसा है? उदासीन है, या फिर कैसा है? अनावेशित है। क्लियर है? इसके बाहर, इस नाभिक के बाहर ये अलग अलग एनर्जी लेवल्स हैं, 1 2 3 4 जिनको हम कह रहे हैं। उन एनर्जी लेवल्स को नाम दिया गया KLMN। ओके, और जिस तरह से KLMN अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चल रहा है, उसी प्रकार K के लिए वैल्यू हो जाती है N की वैल्यू 1 हो जाएगी, L के लिए N की वैल्यू स्मॉल है, यानी नंबर ऑफ शेल, कौन सी संख्या वाली वो कोश है। तो पहली संख्या वाली कोश होगी तो N की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी? 1। दूसरी संख्या वाली कोश होगी यानी L होगी, तो उसके लिए N की वैल्यू 2 हो जाएगी। तीसरी संख्या वाली कोश होगी तो N की वैल्यू यहाँ पर 3 हो जाएगी। चौथी संख्या वाली कोश होती है तो यहाँ पर N की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसी प्रकार अगर पांचवा कोश यहाँ पर आता है N के बाद O, तो उसके लिए N की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। क्लियर है? तो ये ऊर्जा का बढ़ता हुआ क्रम है कक्षकों का। इसका मतलब क्या है कि सबसे कम ऊर्जा पर K वाली शेल है, यानी K वाला कोश है, उसके बाद L वाली कोश की ऊर्जा होगी, यानी इससे ज्यादा इसकी है, ठीक है, इससे ज्यादा फिर इसकी है। समझ रहे हो? तो ऊर्जाओं का क्रम कैसा हो गया? ऊर्जा इसकी सबसे कम है, देन L की है, देन M की है, N O एंड सो। इस प्रकार से ऊर्जा बढ़ रही है धीरे धीरे। ओके, क्लियर है? इतना हमने यहाँ पर पढ़ लिया था। देन हमने क्या पढ़ा? बोहर का एटॉमिक मॉडल पढ़ा, जो क्या कहता है कि यहाँ नाभिक में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, बाहर एनर्जी लेवल्स है यानी ऊर्जा स्तर है, और उनमें आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। जब आपका एक इलेक्ट्रॉन इस लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी की, यानी K से L पर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, K से L पर जब इलेक्ट्रॉन जाएगा, यहाँ है इलेक्ट्रॉन, इसको यहाँ जाना है, ठीक है। तो क्या हुआ? जब हम नीचे की सीढ़ी से
ऊपर की सीढ़ी पे जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। तो इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन का भी हो रहा है, वो नीचे की जो ऊर्जा स्तर है या आप क्या कहेंगे लोअर एनर्जी का जो लेवल है वहां से हायर एनर्जी पर जा रहा है, तो इस केस में वो ऊर्जा को अवशोषित करेगा। यानी हमारी बॉडी जब एनर्जी लेगी उसी के बाद जब हमें ऊर्जा मिलेगी तो हम क्या करेंगे, नीचे की सीढ़ी से ऊपर की सीढ़ी पे जंप करेंगे, ओके। जबकि जब ऊपर की सीढ़ी से हम नीचे की सीढ़ी पे जंप करते हैं तो हमें इतनी एनर्जी की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, तो हम इजीली नीचे आ जाते हैं। उस केस में क्या होगा, यहां पर एनर्जी का अब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि अवशोषण। कब, जब नीचे की एनर्जी लेवल से या जो आपकी लो एनर्जी की शेल है वहां से हायर एनर्जी की शेल पर आपका इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, इजेक्ट हो रहा है, उत्सर्जित होगा इस केस में। या आप क्या करेंगे, एक्साइट होगा इस केस में, ठीक है, एक्साइटेड होगा, उत्तेजित होगा, तो उसके बाद वो हायर एनर्जी पर जाएगा। अब दूसरा, जब वो एल से वापस के पर आएगा, यानी हायर एनर्जी से ज्यादा एनर्जी से कम एनर्जी पर वापस आएगा, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो एक्स्ट्रा एनर्जी का डिफरेंस आ रहा है, ये दोनों ज्यादा और कम एनर्जी पर क्यों है, क्योंकि इसकी एनर्जी जो है, ऊर्जा जो है वो इससे कम है, एल की एनर्जी ज्यादा है। तो ज्यादा ऊर्जा से कम ऊर्जा पर जब आपका इलेक्ट्रॉन आता है तो वो उतनी ही एनर्जी, कितनी, जो इन दोनों का अंतर होगा एनर्जी का, उतनी एनर्जी क्या कर देता है, विकिरण के रूप में निकाल देता है, यानी रेडिएशन के फॉर्म में निकाल देता है, ओके, रेडिएशन को इमिट करता है, यानी उतनी एनर्जी का उत्सर्जन होता है। साथ साथ नोट भी करेंगे, ओके। तो इतने सारे हमने यहाँ पर पढ़ लिए थे, ओके, पॉइंट्स, किसमें, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, ओके। चलिए अभी हम कुछ और टॉपिक्स को आज समझते हैं। ऑर्बिट्स आपका हो गया था क्लियर। ऑर्बिट्स क्या होता है, वो स्थान जहां पर आपका इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, और वो स्थान क्या है, वो न्यूक्लियस के बाहर का स्थान है, जो कि जिसको हम क्या बोलते हैं, सर्कल है या फिर स्फेरिकल शेप का है, वो क्या है आपका इलेक्ट्रॉन का पाए जाने की संभावना जहां पर है, उसी को क्या कहा जा रहा है, ऑर्बिट कहा जा रहा है। ऑर्बिट आर एनर्जी शेल सराउंडिंग द न्यूक्लियस इन विच इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, यानी कि नाभिक के चारों ओर का जो क्या है, पथ है या रास्ता है, जिसको कि एनर्जी शेल कहा जा रहा है, यानी ऊर्जा का कोश, या आप ऊर्जा का स्तर उसे कह सकते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, घूम रहा है, ओके। चलिए आगे क्या था आपका, इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमने 2n² का फॉर्मूला निकाला था। 2n² का फॉर्मूला कहता है कि जिस कोश में इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है उसके लिए n की वैल्यू लगाइए, और फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार वहां इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं। जिस प्रकार हमने कहा k के लिए n की वैल्यू कितनी थी, 1 थी, यानी पहली कोश है, तो 2n² के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, 2 × 1 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2। तो इसका मतलब क्या है, के वाली जो शेल है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2, यानी 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं आएंगे के में। बात करेंगे एल की, एल के लिए एन की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो 2n² से क्या निकाल लेंगे आप, 2 × 2 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8। तो यानी एल वाली जो शेल होगी, ठीक है, एल वाला जो कोश है उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8 हैं, 8 की संख्या में वहां पर इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे, इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ पाएंगे। वैलेंसी की बात की थी, तो वैलेंसी हमने देखी थी सोडियम और क्लोरीन की, जहां पर हमने कहा था कि आउटर मोस्ट शेल जो होगी, बाह्यतम कोश जो होगा, उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, उन इलेक्ट्रॉनों को अष्टक में बनाने के लिए या फिर अष्टक पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होगी या फिर जितने इलेक्ट्रॉनों डोनेट करेंगे वही उसकी क्या होगी, संयोजकता होगी, ओके, क्लियर है। तो ये हमारी वैलेंसी यानी कि संयोजकता हो गई थी। इसके बाद हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर की। तो एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु का क्रमांक। अब जिस परमाणु के लिए आपने परमाणु के मॉडल पढ़े अलग अलग, उसका इमेज क्लियर है, ठीक है, तो उस परमाणु को आप कोई तो नंबरिंग देंगे, ठीक है, क्रमांक बनाएंगे। तो परमाणु क्रमांक आपका क्या होता है, द नंबर ऑफ प्रोटॉन फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इज टर्म्ड एज द एटॉमिक नंबर, यानी कि किसी भी परमाणु में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहा जाता है, ओके। चलिए नोट करिए, किसी
लिखा गया है, किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को उस परमाणु का परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ओके, क्लियर है? यानी कि आपका जो भी एटम है, ठीक है, जिस एटम की आप बात कर रहे हैं, परमाणु की बात कर रहे हैं, उस परमाणु में जितनी संख्या में प्रोटॉन उपस्थित है, और प्रोटॉन कहाँ पे होते हैं? आपके न्यूक्लियस यानी कि नाभिक में होंगे, तो उस नाभिक में प्रोटॉनों की जो संख्या होगी वही उस परमाणु का क्या होगा? परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर होगा, जिसे कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है, जिसको हम जेड से बताते हैं। जल्दी से नोट करिए इसे, फिर मैं आगे समझाती हूँ किस प्रकार से आपका पूरा सिंबल, उसके साथ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास लिखा जाता है। ओके, चलिए परमाणु का क्रमांक पढ़ रहे हैं। परमाणु के क्रमांक का अर्थ क्या है कि परमाणु के अंदर हमने क्या बोला? नाभिक है, और नाभिक यानी कि सेंटर पॉइंट, ठीक है। जैसे आप क्या करते हैं, जैसे आप एक सर्कल बनाते हैं ना, सर्कल बनाया आपने, मैथ्स में सर्कल पढ़ते हैं, ये सर्कल बनाया, ये एकदम सर्कल जैसा नहीं दिख रहा होगा पर ये सर्कल है मान लो, ठीक है। इस सर्कल में क्या होता है? एक बीच का पॉइंट होता है, एकदम सेंटर मोस्ट, इसको मान लो कि ये सेंटर में एकदम, ओके। तो ये सेंटर मोस्ट पॉइंट हो गया। इसी को परमाणु, अगर ये पूरा आपका परमाणु है, इस परमाणु के जो बीच में ये पॉइंट है, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? केंद्र कहते हैं, ठीक है। तो ये केंद्र, जो परमाणु का केंद्र है, इसको यहाँ पर क्या नाम दिया गया है? न्यूक्लियस यानी कि नाभिक नाम दिया, ठीक है। और जब स्टडीज हुई, अलग अलग एक्सपेरिमेंट हुए परमाणु के लिए, यानी कि अलग अलग लोगों ने, थॉमसन ने मॉडल दिया, थॉमसन ने बताया ही नहीं कि नाभिक भी है वहां पे, लेकिन जब रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने सोने की पन्नी पर बमबारी की अल्फा पार्टिकल की, तो अल्फा पार्टिकल कैसे थे? आपके पॉजिटिवली चार्ज थे। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मैंने 20,000 पार्टिकल डाले हैं सोने की, बहुत पतली पन्नी थी, उन्होंने माना कि 1000 एटम से बनी हुई है कुल, और एक एटम कितना छोटा होता है आपको पता है। जब मैं कह रही थी कि आपने चौक को क्रश किया, वहां पर आपको एक छोटा सा पार्टिकल मिला, उसके भी आप कई लाख अरब खरब टुकड़े कर लीजिए, तब जाके आपको कहीं परमाणु मिलेगा, शायद वो भी परमाणु ना हो, ठीक है। तो इतना छोटा वो एटम, और ऐसे ऐसे कुल उन्होंने 1000 एटम के लगभग लिए, और फिर उन्होंने क्या किया? उस पर अल्फा पार्टिकल डाले। प्रीवियस अब क्लासेस में आपने देखा था पूरा एक्सपेरिमेंट, विजुअल भी किया था उसको किस प्रकार हो रहा है। तो आपने क्या कहा कि जब अल्फा पार्टिकल यानी पॉजिटिव पार्टिकल जा रहा है सोने की पन्नी से टकराने, तो 20,000 कण डाले जो इजीली पार हो गए, उनमें से एक कण ऐसा था कि जो जहां पर टकराया वो सेंटर पार्ट था, और उससे टकरा करके वापिस आ गया। ओके, तो उसका मतलब क्या था? टकरा कर वापिस आने का, क्योंकि ये पॉजिटिव पार्ट है, और पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में क्या होता है? रिपल्सन होता है, प्रतिकर्षण। तो यानी यहां पर भी कुछ ना कुछ क्या है? पॉजिटिव है, जो कि बहुत कम मात्रा में है। कम मात्रा में क्यों है? क्योंकि जब ज्यादातर पार्टिकल अलग अलग जगह पर गए, तो वो तो सीधे पार हो गए, वहां पर तो पॉजिटिव पार्ट इसका मतलब नहीं था। तो बहुत कम आयतन में है, तो वो बहुत कम आयतन किसका है? इसका है, केंद्र का, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा कि जिस प्रकार एक क्रिकेट खेलते हैं ना, तो क्रिकेट का क्या होता है? स्टेडियम होता है, उसको मान लो कि पूरा गोला स्टेडियम है, और स्टेडियम में उसी क्रिकेट की बॉल को रख दो सेंटर में। तो जिस प्रकार क्रिकेट का स्टेडियम है, उस प्रकार परमाणु, ठीक है। और उस क्रिकेट के स्टेडियम में जो सेंटर में बॉल रखी हुई है, वो बॉल क्या है? आपका केंद्र है, यानी कि नाभिक है। उसमें भी उन्होंने बोला क्रिकेट का स्टेडियम कितना हो सकता है? आपका कुछ किलोमीटर रेडियाई का हो सकता है, आप समझ लो कितना बड़ा होगा, ओके। और इतना छोटा नाभिक है, इसमें क्या है? इसमें आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। बार बार पी और एन लिख रही हूं मैं, इसका मतलब क्या है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें आपका प्रोटॉन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, यानी धनावेशित है, और न्यूट्रॉन वो तो बेचारा, उस पर कोई आवेश ही नहीं, ठीक है। तो कैसा हो गया? उदासीन यानी कि अनावेशित। क्लियर है? उसके बाद हमने कहा कि इस परमाणु को कोई क्रमांक देंगे, क्रम देंगे, नंबर देंगे, और वो नंबर क्या होगा? वो नंबर होगा इस प्रोटॉन का, जितनी संख्या में प्रोटॉन इस परमाणु में उपस्थित हैं, वो इस परमाणु के लिए उसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा। तो इस प्रकार अलग अलग परमाणुओं के अलग अलग क्या होंगे? परमाणु क्रमांक होंगे। अब आप क्या देखते हैं? एक एलिमेंट यानी एक तत्व के लिए आपके जितने परमाणु होते हैं, उनका परमाणु का क्रमांक समान होता है। क्यों? क्योंकि जब आप तत्व को पढ़ रहे थे तो हमने क्या कहा था कि कोई भी तत्व एक समान परमाणुओं से बना होता है,
ठीक है। जैसे हमने ऑक्सीजन आपका एक तत्व है इसकी बात की, तो ऑक्सीजन का तत्व ऑक्सीजन के ही परमाणुओं से बना हुआ है, ठीक है। जैसे ये पेन है, ये सपोज ऑक्सीजन है, ये पेन में जो मैटर है, पदार्थ है, वो क्या है, ऑक्सीजन है, और वो ऑक्सीजन के एक समान परमाणुओं से बना हुआ है। तो उस समान परमाणु का मतलब क्या है, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन समान है। ओके, जब नंबर ऑफ प्रोटॉन समान है दैट मीन्स कि उसका एटॉमिक नंबर भी क्या होगा, एक समान होगा। लेकिन जब अलग अलग तत्वों की आप क्या करेंगे, तुलना करेंगे, ये ऑक्सीजन हो गया, आपने नाइट्रोजन ले लिया, ठीक है, तो जब इन दोनों की तुलना करेंगे तो इनके परमाणु अलग अलग होंगे। ऑक्सीजन के परमाणुओं से बना हुआ है, नाइट्रोजन के परमाणुओं से बना हुआ है। तो ऑक्सीजन के लिए प्रोटॉनों की संख्या अलग, नाइट्रोजन के लिए प्रोटॉनों की संख्या अलग, दोनों के लिए प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग, दैट मीन्स कि दोनों का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु का क्रमांक अलग अलग। क्लियर है? बताइए, समझ आ गया इतना? हाथ उठाइए, समझ आ गया? बहुत सिंपल है। परमाणु का क्रमांक मतलब जितने उसमें प्रोटॉनों की संख्या है वो, बस। समझ गए इतना? क्या कहा मैंने? परमाणु का क्रमांक मतलब जितने उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन है। नंबर ऑफ प्रोटॉन का मतलब क्या है? प्रोटॉनों की संख्या है। चलिए, इतना नोट कर लिया है, अब आगे देखते हैं। दूसरा है आपका मास नंबर, जिसको आप द्रव्यमान संख्या कहते हैं, या परमाणु का भार या परमाणु का द्रव्यमान कहते हैं, ठीक है। चलिए, परमाणु द्रव्यमान संख्या भी कहा जाता है। अलग अलग टर्म्स जब आती है ना बच्चे, तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। सारी टर्म्स को एक साथ पढ़ना है ताकि कंफ्यूजन ना हो। परमाणु द्रव्यमान भी वही है, परमाणु संख्या भी वही है, और आपका परमाणु का भार भी वही है, एक ही चीज है। क्या, जैसे आप क्या पढ़ते हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। आपने कहा पानी, जल, नीर कहा, तो सारे क्या है तो पानी के लिए यूज कर रहे हो ना, उसका मतलब क्या है, पानी। पानी का मतलब पानी होता है, जल का मतलब भी पानी होता है, नीर बोलते हैं तो पानी होता है, उसका मतलब चाय तो नहीं हो जाता। तो परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या, परमाणु भार या द्रव्यमान संख्या, वो आपकी सब क्या है, एक जैसी है। अब वो है क्या, जब हमने द्रव्यमान की बात करी, ध्यान से सुनिए, जब हमने कहा ये परमाणु है, इसमें द्रव्यमान है, और द्रव्यमान क्या कहा गया कि इसका, इस पूरे परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन कहाँ है, यहाँ कहीं एनर्जी लेवल है जिनमें वो घूम रहे हैं, ठीक है, बोहर ने ऐसा बोला। और आपका ये नाभिक है, यहाँ पर क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, ऐसा भी उन्होंने बोला। और साथ में उन्होंने क्या बोला, ये पूरे परमाणु का जो द्रव्यमान होगा ना, द्रव्यमान यानी क्या, वजन, ओके, वो वजन इस नाभिक पर निर्भर करता है, बस। जितना इस नाभिक का द्रव्यमान, उतना पूरे इस परमाणु का द्रव्यमान। क्लियर है? समझ आ रहा है? जीआईसी घंडियाल और जीआईसी खाल्यू खेत, इतना समझ आ गया? ये परमाणु है, परमाणु का द्रव्यमान मतलब इस नाभिक का जो द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान यानी वजन, कितना वजन होगा। पहले तो ये बताओ कि वजन ही उस बेचारे में कितना है, वो एटम तो इतना छोटा है जिसको आप माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से भी नहीं देख पा रहे हो, तो कितना हल्का होगा। ये पेन मुश्किल से 5 या 10 ग्राम की होगी, इसके वजन का हमें ज्यादा पता नहीं लगता। इसके छोटे छोटे टुकड़े करते चले गए, अरबों खरबों टुकड़े करते चले गए, और वो एक कण उठा लिया, उसका वजन कितना होगा, तो कितना ही छोटा इसका वजन होगा। उसके बाद हम कह रहे हैं इस एटम के अंदर और सब एटॉमिक पार्टिकल है, यानी कि और छोटे छोटे कण हैं। अब उस छोटे कण में ये छोटा सा नाभिक है, इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। हम कह रहे हैं पूरे परमाणु का द्रव्यमान यानी वजन का अर्थ है इस नाभिक का द्रव्यमान। इस नाभिक में क्या है, इसमें है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो यानी द्रव्यमान क्या हो जाएगा, प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। समझ गए? परमाणु का द्रव्यमान मतलब प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, जबकि परमाणु का क्रमांक क्या था, सिर्फ प्रोटॉनों की संख्या था। ओके, और यहाँ पर परमाणु द्रव्यमान में क्या आएंगे,
प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या, ये आपके सूत्र के रूप में भी बनते हैं, फॉर्मूले के रूप में, ताकि जब आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इसमें इतने इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें इतने प्रोटॉन है, तो आपको बताना है इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा, इसका एटॉमिक मास क्या होगा। इसका एटॉमिक मास दिया गया है, प्रोटॉनों की संख्या दिया गया है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बताइए, तो ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यानी परमाणु का द्रव्यमान संख्या या परमाणु क्या भार क्या हो गया, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस, सो द मास नंबर इज द टोटल ऑफ दीज प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। यानी किसी भी परमाणु का द्रव्यमान उसमें उपस्थित परमाणु और जो आपका प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, उन दोनों की संख्या का योग होता है। ठीक है, तो आपका परमाणु द्रव्यमान क्या हो गया, प्रोटॉनों की संख्या व, नोट करेंगे जल्दी, न्यूट्रॉनों की संख्या का योग। योग समझते हैं, जोड़ते हैं ना, प्लस करते हैं, एडिशन करते हैं। यानी कि आपके प्रोटॉनों की जो संख्या थी उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या को प्लस कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो उससे आपको क्या मिल जाएगा, उससे आपको ये मास नंबर मिल जाएगा, यानी परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा या परमाणु का भार जिसे आप कह रहे हैं। ओके, क्लियर है, जल्दी से नोट कीजिए। ओके, चलो आगे देखते हैं। यहां पर आपको कुछ दिख रहा है, ये बनाया गया है कुछ, ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मैं आपको एक बार बता देती हूँ। ये x जो आपका होता है, इसमें लिखा जाता है x a z, ये इसको प्रदर्शित करने का तरीका होता है। किसको, परमाणु को, किसी भी परमाणु को प्रदर्शित करने का एक विधि है। ठीक है, तो इस प्रकार से x का मतलब क्या होता है, x होता है यहां पर, x का मतलब होता है सिंबल, यानी कि प्रतीक। और प्रतीक आपने इससे पहले चैप्टर में पढ़े हैं। हाइड्रोजन के लिए H आता है, ऑक्सीजन के लिए O आता है, नाइट्रोजन के लिए N आता है। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं, प्रतीक हैं। किसके लिए, परमाणु के लिए, या उस परमाणु के जो आपका तत्व है उसके परमाणु के लिए। ओके, तो इस प्रकार X का मतलब क्या है, सिंबल, यानी कि प्रतीक। ओके, और आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर A दिख रहा है। A आपका होता है परमाणु का द्रव्यमान। परमाणु का द्रव्यमान यानी कि ये मास नंबर, ठीक है, या एटॉमिक मास भी इसको कहा जाता है। क्लियर है, इसके बाद क्या रह गया, ये Z रह गया। और Z तो आपने पहले ही पढ़ लिया है। Z का मतलब क्या है, आपका परमाणु क्रमांक, यानी एटॉमिक नंबर। ओके, और यहां पर परमाणु द्रव्यमान में एक और चीज नोट कर लेना कि आप ए से इसे प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल ए से। ओके, क्लियर है इतना, तो क्या समझ में आया, एक्स जेड ए का क्या अर्थ है, इसका अर्थ है एक्स वहां पर उस परमाणु के लिए प्रयुक्त किया गया सिंबल है, यानी कि प्रतीक है, और जो कैपिटल ए है वो बताता है कि इस परमाणु का, इस एक्स का जो भी इसका सिंबल होगा, इसका परमाणु द्रव्यमान यानी कि एटॉमिक मास कितना है, और Z आपको बताता है कि उसका परमाणु क्रमांक यानी कि उसमें कितने प्रोटॉनों की संख्या उपस्थित है। ठीक है, इतना समझ गए। अब यहां पर आपको एक एटम बताया गया है इस प्रकार, ठीक है, मैग्नीशियम का है। मैग्नीशियम को Mg से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये Mg हो गया। अब यहां पर 12 लिखा गया है, तो ये 12 क्या होगा, जल्दी से बताइए। तो इस प्रकार हमने क्या कहा, ये Mg है, यानी कि सिंबल है आपके मैग्नीशियम के लिए, प्रतीक है। ठीक है, और ये 12 क्या है, इसका हमने क्या बोला, 12 का मतलब क्या है, ये Z,
और Z किसके लिए आया था बताओ? Z आया था परमाणु के क्रमांक के लिए, ठीक है। परमाणु का क्रमांक Z बता रहा है आपको कि Mg का जो परमाणु क्रमांक है वो 12 है, ओके। वहीं पर इसके ऊपर 24 लिखा गया है और ये 24 इसका क्या होगा? परमाणु का द्रव्यमान होगा, यानी कि A की वैल्यू होगी, कैपिटल A। समझ गए इतना? क्या कहा गया? ये मैग्नीशियम है, इसके नीचे यहाँ पर जो सबस्क्रिप्ट में नीचे लिखा गया है 12, ये Z की वैल्यू है, यानी कि परमाणु का क्रमांक है, एटॉमिक नंबर जिसे कहा जाता है। ये 24 A की वैल्यू है, दैट इज एटॉमिक मास और मास नंबर फॉर मैग्नीशियम। ओके, इतना क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं कि एक्चुअली आपका A और Z है क्या। तो एक्चुअली आपका A और Z होता क्या है? A और Z होता है आपका A और Z की बात कर रहे हैं तो A आपका क्या है? A इज इक्वल टू, A यानी कि परमाणु का द्रव्यमान, यहां पर लिख लीजिए परमाणु का द्रव्यमान। A इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। क्या समझ में आया? जल्दी से नोट करो। परमाणु का द्रव्यमान A का बराबर होता है प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। यानी आपके पास अगर प्रोटॉनों की संख्या है और न्यूट्रॉनों की संख्या है, उन दोनों को प्लस कर दीजिए, जो आपका आएगा वो उस परमाणु का द्रव्यमान होगा। ओके, इतना क्लियर है? उसके बाद ये परमाणु क्रमांक Z क्या है? ये है आपका प्रोटॉनों की संख्या। क्लियर है इतना? ठीक है, इतना समझ में आ गया। परमाणु का क्रमांक यानी प्रोटॉनों की संख्या, परमाणु का द्रव्यमान यानी कि प्रोटॉनों की संख्या धन न्यूट्रॉनों की संख्या। तो आप अगर परमाणु के द्रव्यमान में, ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर आप परमाणु के द्रव्यमान वाले सूत्र में प्रोटॉनों की संख्या की जगह परमाणु का क्रमांक लिख देते हैं तो तब भी आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि प्रोटॉनों की संख्या और परमाणु का क्रमांक तो एक ही है। तो आप अगर यहाँ पर परमाणु क्रमांक अगर आपको दिया गया है क्वेश्चन में और न्यूट्रॉनों की संख्या दी गई है तो आप परमाणु का द्रव्यमान कैलकुलेट कर लेंगे? कर लेंगे। क्यों? क्योंकि परमाणु का क्रमांक प्रोटॉनों की संख्या इक्वल होता है, एक ही होता है। जितना परमाणु का क्रमांक, दैट मीन्स कि उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन वहां पर क्या है? प्रेजेंट है न्यूक्लियस में। ओके, तो जब वहां पर प्रोटॉन उतने हैं तो आप प्रोटॉनों की संख्या की जगह वही Z की वैल्यू लगा देंगे यहाँ पर और न्यूट्रॉनों की संख्या के साथ जोड़ लेंगे तो आपको A की वैल्यू यानी परमाणु का द्रव्यमान मिल जाएगा। ओके, तो बच्चों होपफुली आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आने वाले सेशन में हम इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स लेके चलेंगे जहां पर हम A और Z की वैल्यू या फिर प्रोटॉनों की संख्या न्यूट्रॉनों की संख्या कैलकुलेट करेंगे और इलेक्ट्रॉन के साथ भी इनका रिलेशन देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है? अच्छे से इसको पढ़ना है, रिवाइज करना है। मैं आने वाले सेशन में आपसे क्वेश्चन करूंगी जितना अभी तक पढ़ा लिया गया है उससे। ओके, और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लास से जुड़ने के लिए धन्यवाद।